नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, किसी भी जंग में, युद्ध में जो एरिया ऑफ स्ट्रेंथ है, अगर वही वीक पॉइंट बन जाए, यानी जो ताकत है वही अगर कमज़ोरी बन जाए, तो फिर युद्ध जीतना आसान नहीं होता। और कुछ ऐसा ही हाल मोदी जी और शाह साहब का है। मिसाल के तौर पर 2019 की जंग में जो उनका एरिया ऑफ स्ट्रेंथ था, जो उनकी ताकत थी, वो ये दो राज्य थे, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। और अगर आप देखें कि यूपी में 64 सीटें एनडीए ने जीती, 62+2। और अगर आप महाराष्ट्र देखें तो शिवसेना के साथ मिलकर 48 में से 41 सीटें, 41 सीट्स। यानी अगर इन दो राज्यों का आप टोटल करें तो 105 सीट तो सिर्फ इन्हीं दो राज्यों में मोदी जी ले गए। अब आप इसे नियति का खेल कहें या फिर मोदी जी का दुर्भाग्य कहें कि ये जो महाराष्ट्र है, जो ताकत थी अब तक मोदी जी की, आज यही एक बहुत बड़ी कमजोरी बन गई है बीजेपी के लिए, मोदी के लिए, शाह के लिए। क्योंकि महाराष्ट्र में जो सरकार बनाई है मोदी जी ने, जहां चीफ मिनिस्टर शिंदे हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर फडणवीस हैं, इन्हीं सीएम और डिप्टी सीएम में तलवारें खींची हुई। हालात ये हैं कि एक दूसरे की आंख में आंख डालकर ये सीएम और डिप्टी सीएम नहीं देखते। चारों तरफ भ्रष्टाचार है, बदहाली है, डिलीवरी जैसे रुक गई हो। और लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि जहां कभी 41 सीट मिली थी मोदी जी को, स्वीप किया था, अगर आज 10 के आसपास अगर मोदी जी सीट जीत जाएं तो गनीमत होगी। अब दोस्तों, मोदी जी के जो चाणक्य हैं, ये कोई गेम करके महाराष्ट्र में ये जो 10 सीटें या 12 सीटें आ रही हैं, इनको अगर ये कुछ बढ़ा भी दें, इसकी संख्या बढ़ा भी दें, गिनती बढ़ा भी दें, तो भी एक बात तय है कि जिस तरह से 2014 में, 2019 में मोदी जी ने महाराष्ट्र को स्वीप किया था, इस बार वो नौबत नहीं आने वाली। ये सभी मानते हैं, बीजेपी के जो इनसाइडर हैं वो भी ये बात मानते हैं। सवाल यह है कि ऐसी नौबत आई क्यों, ऐसी बदहाली महाराष्ट्र में आई क्यों? और अगर मैं सच्चाई से आकलन करूं तो सबसे बड़ी वजह अमित शाह नहीं साहब ही हैं, मोदी जी। और मोदी जी कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे से जिस तरह से उनकी अदावत हुई, उनकी अनबन कह लीजिए, मनमुटाव कह लीजिए, जो कुछ भी उनके रिश्ते थे जो खट्टे होते चले गए, उसका असर ये रहा कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को ही तोड़ दिया गया। और जब शिवसेना टूटी तो बगावत में जो सबसे आगे थे, एकनाथ शिंदे, इन्हीं को मुख्यमंत्री बना दिया मोदी जी ने। लेकिन यहाँ पर एक गलती हुई अमित शाह से, और गलती ये हुई कि देवेंद्र फडणवीस, जो पिछली बार मुख्यमंत्री थे बीजेपी के, उनका ऐसा अपमान किया गया कि उनको सीएम तो छोड़िए, डिप्टी सीएम की कुर्सी दी गई और शिंदे के आगे जी हजूरी। अब कहीं ना कहीं फडणवीस के साथ जो बर्ताव किया गया, या जिस तरह से अमित शाह ने उनके कद को छांटा, हकीकत यह है कि आज बीजेपी का ही कद महाराष्ट्र में छट गया है। क्या आपको लगता है कि बार बार अमित शाह गलती करते चले गए और आज भी गलती कर रहे हैं? सबसे बड़ी गलती तो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के बाद ही हुई। यदि उसके जगह एकनाथ खड़से को बनाते या बीजेपी के किसी बाकी वरिष्ठ लोगों को बनाते तो शायद भारतीय जनता पार्टी में ऐसा काम नहीं होता। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को अपने ब्लू आइड बॉय को मुख्यमंत्री देखना था, और जब ब्लू आइड बॉय गोद में बैठ गए नरेंद्र मोदी के, तो वो अपने आप को भी मोदी से ज्यादा बोलने लगे। वो नरेंद्र के बाद देवेंद्र की घोषणा करने लगे। वही अमित शाह की एंट्री हो गई। फिर अमित शाह ने देवेंद्र को औकात बता दी कि तू नरेंद्र के बाद अमित है। दोस्तों, टाइगर के साथ आज सुधीर सूर्यवंशी भी होंगे, और सुधीर सूर्यवंशी वो पत्रकार हैं जो बड़ी गहरी पैठ महाराष्ट्र में रखते हैं। हम तीनों की कोशिश होगी कि तस्वीर को साफ करें 2024 की, महाराष्ट्र के भीतर जाएं और बहुत आसानी के साथ वो बिग पिक्चर दिखाएं, जहां मोदी जी कहीं ना कहीं परेशान दिख रहे हैं, बेचैन दिख रहे हैं। और यूं कहें कि महाराष्ट्र आज की तारीख में मोदी जी की दुखती रग हो गया। और उसी पर आज मैं हाथ रखने जा रहा हूं कि आपको सही पल्स मिल सके, सही नब्ज मिल सके। और सच्चाई ये है कि अगर आप महाराष्ट्र में जो कुछ आज हो रहा है,
सीएम और डिप्टी सीएम के बीच में, कहीं ना कहीं उनके झगड़े के बीच में से ये साहब जो हैं ये एक नए किंग बनते जा रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े बता रहे हैं इलेक्शन के, जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं, एमएलसी के इलेक्शंस हुए हैं, जो भी इलेक्शन महाराष्ट्र में हुआ है, तो शरद पवार के जो दोस्त, नए दोस्त हैं उद्धव ठाकरे, ये किंग बन के इमर्ज हुए हैं। ये तो एक इम्पैक्ट है। और दूसरा इम्पैक्ट जो 2024 में दिखाई पड़ रहा है वो ये है कि जहाँ 41 सीटें 2019 में आई थी, अगर ये सीटें घट गई, जो सेफोलॉजिस्ट कह रहे हैं, सर्वे कह रहे हैं, कांग्रेस के सर्वे, बीजेपी के सर्वे और जो इंडिपेंडेंट मीडिया ग्रुप्स हैं उन्होंने जो सर्वे किए कि सीटें कहीं 15 पे रह रही हैं, कोई कह रहा है 10 सीटें, कोई कह रहा है 10 से नीचे। मैं कह रहा हूं अगर 20 सीट भी आ गई, 41 से 20, तो भी 20-21 सीटों का नुकसान है। सवाल यह है कि मोदी जी इस हालत में, जब एंटी इनकम्बेंसी है, जब उनका जादू खत्म हो रहा है, महाराष्ट्र में जो सीटों का नुकसान है, जो लॉस है, उसको रिकवर कहाँ से करेंगे, उसकी भरपाई कहाँ से करेंगे, ये भी चाणक्य समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र एक ऐसी बड़ी पहेली है, एक ऐसी चाबी है जो 24 का ताला खोलेगी। और मुझे लगता है इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए, आसान तरीके से समझने के लिए चलते हैं टाइगर के पास, सुधीर सूर्यवंशी के पास, और आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इसमें गडकरी का भी जिक्र होगा कि गडकरी को कैसे किनारे किया। इसमें उन गलतियों का जिक्र होगा जो मोदी जी ने और अमित शाह ने बार बार कर दी, और इसमें उद्धव ठाकरे का भी जिक्र होगा, शरद पवार का भी जिक्र होगा कि किस तरह से वो इस पूरी मुसीबत से निकलकर खुद किंग बन रहे हैं। टाइगर, ये जो आपस में तलवारें खिंच गई, कहां तो फडणवीस राह दिखा रहे थे, कहां तो फ्रेंड फिलोसोफर गाइड बने हुए थे, कहां तो माइक लेकर बोल रहे थे, कहां तो इंट्रोड्यूस करा रहे थे कि ये हैं साहब मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, और आज आपस में बातचीत बंद हो गई। इधर कार्यक्रम होता है, फडणवीस बीमार पड़ जाते हैं, ये हालत हो गई है। क्या ये तलवारें ऐसी खिंची हैं कि अब एक होना मुश्किल हो जाएगा? देखिए दीपक भाई, एक तकिया कलाम था हमारे देवेंद्र फडणवीस का कि मैं वापस लौटूंगा, मैं वापस लौटूंगा, मैं वापस लौटूंगा। उसी के तहत उन्होंने ये जुगाड़ किया था, शिवसेना तोड़ी थी, लोग साथ में लिए, एक नंबर पूरा किया, ये सोच के कि मुख्यमंत्री वो बनेंगे, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे और ये तमाम बातें होगी। लेकिन फिर दिल्ली दरबार ने उस दूध में नींबू निचोड़ा और दूध फाड़ दूध में नींबू निचोड़ दिया। जो फडणवीस मुख्यमंत्री बनने का सपना लेके दिल्ली में कागज लेके गए, पूरा आंकड़ा लेके गए, उन्हें ये बोल दिया गया कि हमें बाहर से समर्थन देना है और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को रहने दीजिए, बड़ा लीगल प्रॉब्लम हो जाएगा। वो आए, उन्होंने खुशी खुशी अनाउंस किया कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री होंगे। वो उस कॉन्फ्रेंस से घर नहीं जाते, तो घर जाने के बाद टेलीविजन पे खबर थी कि देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री होंगे, अब बीजेपी सरकार के अंदर आएगी। ये दिल्ली ने खेला हुआ दाव था। उसके बाद से कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस असहज तो है, वो उप मुख्यमंत्री है, लेकिन मुख्यमंत्री के रोल से बाहर आना नहीं चाहते। धीरे धीरे एकनाथ शिंदे, शुरुआत में तो थोड़ा बहुत उन्होंने संभाला, उसके बाद जैसे ही एकनाथ शिंदे के ऊपर अमित शाह का वरदहस्त आ गया, उसके बाद वो खुल के मुख्यमंत्री बनने का दावा ही नहीं कर रहे, मुख्यमंत्री है इस ताकत के साथ काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। उसमें कई जगह देवेंद्र फडणवीस अड़चन में आ गए। बीजेपी और सेना में बहुत ज्यादा झगड़े हैं। कल्याण में तो बीजेपी ने प्रस्ताव पारित किया, बीजेपी के कल्याण यूनिट ने, कि हम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे का साथ नहीं देंगे लोकसभा में। बात यहां तक आ गई। मैं तो ये कहूंगा टाइगर, यही तो विकास का मॉडल है मोदी जी का, कि एक ऑटो ड्राइवर जो है वो सबसे लोकप्रिय हो गया है। एक ऑटो वाला ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि जो लंदन से पढ़ के लिख कर लौटे हैं फडणवीस, उनको आज मात दे रहे हैं। मैं तो चाय वाले के साथ ऑटो वाले को आप कंपेयर कर रहे हैं। एक चाय वाला देश चला रहा है, एक ऑटो वाला महाराष्ट्र चला रहा है, दोनों ही पॉपुलर है, ऐसा सर्वे कहता है। जी, मैं टाइगर आपके पास और इसी का विज्ञापन उन्होंने पूरे पेज का विभिन्न अखबारों में दिया, जिसके बाद जो हुआ, आपने कहा कि बीमार पड़ गए, प्रोग्राम में नहीं गए, वो हादसा उसके बाद हुआ, लेकिन उसका करेक्शन तुरंत आज हुआ। महाराष्ट्र के अखबारों की चांदी हो गई। एक दूसरा विज्ञापन भी आज रिलीज हुआ। जी, मैंने देखा, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन मैं
मैं सूर्यवंशी के पास जाना चाह रहा हूं, और सूर्यवंशी जी मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अपना आंसर क्रिस्प रखिएगा, क्योंकि आज बहुत ही जबरदस्त राउंड है आप दोनों महारथियों के साथ, क्योंकि इधर आप दो हैं और हम डिस्कस कर रहे हैं उधर दो की, मुंबई में सीएम डिप्टी सीएम की। एक चीज मैं जानना ये चाह रहा था सुधीर भाई, कि क्या आपको लगता है कि ये जो लड़ाई है, चाहे वो विज्ञापन में दिखने लगी, अखबारों में दिखने लगी, सीएम वर्सेस डिप्टी सीएम, क्या इस लड़ाई के पीछे जो मूल कारण है वो ट्रांसफर पोस्टिंग है अधिकारियों के, वो बिल्डर लॉबीज के साथ कौन करीब है कौन नहीं है, क्या इसके पीछे जो टकराव है फडणवीस और शिंदे का, ये सरकार में जो ताकत है, किसके पास कितनी ताकत, कौन किसके मुट्ठी में अधिकारी हैं, किसके मुट्ठी में बिल्डर है, किसके मुट्ठी में कॉर्पोरेट है, किसके मुट्ठी में मुंबई है, क्या ये लड़ाई शिंदे और फडणवीस की वो है? मैं संक्षेप में जवाब जानना चाहता हूँ। दीपक जी, जो कल की जो विज्ञापन आया, और जो देवेंद्र फडणवीस को एक तरह से उनकी जगह दिखाने का, एक तरह से उनको स्नबिंग का काम वो विज्ञापन ने, एकनाथ शिंदे ने किया विज्ञापन के थ्रू, ये एक दिन की चीज नहीं है, 10 दिन की चीज नहीं है। ये सरकार को कम से कम 11 महीने हो चुके हैं, कि 11 महीने होने का उनका जो हनीमून पीरियड है खत्म हो गया, पहली बात। दूसरी बात, कुछ महीने पहले हम यहाँ पे जब रिपोर्टिंग करते हैं बॉम्बे में, तो मंत्रालय में काफी घूमना होता है, आईएएस अधिकारी हो, आईपीएस अधिकारी, काफी बातचीत होती रहती है। तो आईएएस और आईपीएस की पोस्टिंग के लेके शुरू में दो लोगों के बीच में, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, में थोड़ा अनबन शुरू हो गया, कि डिफरेंसेस शुरू हो गए। एकनाथ शिंदे ने क्लियर कर दिया कि ठाणा उनका जो कुछ इलाका है, वहां की पोस्टिंग पर्टिकुलरली आईपीएस की, देवेंद्र फडणवीस होम मिनिस्टर है, लेकिन वो कहा यहाँ पे कर नहीं सकते, कोई ट्रांसफर नहीं, कोई प्रमोशन नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते, उनको कोई भी ये पावर नहीं है, राइट नहीं है ठाणे के इलाके में इंटरफेरेंस करने का। ये बहुत ही अहम चीज है, इसलिए बहुत लोगों के खिलाफ, पुलिस जो अधिकारी है, ऑफिसर्स, उनके खिलाफ बहुत कंप्लेंट है, पर्टिकुलर बीजेपी के लोगों ने कंप्लेंट किया है, तभी भी देवेंद्र फडणवीस उन ऑफिसर के खिलाफ एक एक्शन भी नहीं ले सकते। इतना पावर, मतलब आप सुधीर ये कहना चाह रहे हैं, अगर मैं अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करूं, अगर मैं सही हूं, गलत हूं तो मुझे सही कर दीजिएगा, आपका कहने का मतलब ये है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री के अंडर पुलिस अधिकारी आते हैं, तो जब उन्होंने पुलिस वालों के ट्रांसफर शुरू किए तो कुछ ट्रांसफर जो है वो मुख्यमंत्री ने उसमें अड़ंगा लगा दिया, क्योंकि आखिरी जो फाइल होती है ट्रांसफर की वो तो मुख्यमंत्री अप्रूव करता है। तो क्या देवेंद्र फडणवीस जिसको पोस्ट करना चाहते थे या जिसको हटाना चाहते थे अधिकारियों की, वहां पर दस्तखत नहीं किए शिंदे ने? ये मैसेज था फडणवीस को कि बॉस मैं हूं, तुम नहीं हो? क्या ये मैसेज देने की कोशिश शिंदे कर रहे थे फडणवीस को कि आई एम द बॉस? देखिए दीपक भाई, आपने देखा होगा जब उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई गई, उस टाइम के बाद में देवेंद्र फडणवीस की, उनकी जो धर्म पत्नी अमृता फडणवीस, उनका एक बयान आया था, बहुत फेमस बयान है, कि मेरे पति रात में 12-1 बजे जब लोग सब सोए रहते थे, तब बाहर निकलते, टोपी गॉगल पहन के, किसी को पता भी नहीं चलता था ये मेरा पति है देवेंद्र फडणवीस, चुपके चुपके एकनाथ शिंदे को मिलने के लिए जाते थे। इतनी गहरी दोस्ती दोनों में, इतना गहरा संबंध दोनों में है, लेकिन आज हम देख रहे कि दोनों लोग एक दूसरे का चेहरा देखना नहीं चाहते। एक मीटिंग को आता है तो दूसरा निकल जाता है, दूसरा आता है तो वो पहला नहीं रहता है। तो मुझे लगता है मन मिटाव काफी बढ़ गए जी। नहीं, कई बातें सुधीर भाई, आपने कई बातें बता दी। आपने कहा कि एक जमाना वो था 11 महीने पहले, बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, 11 महीने पहले की बात है, कि देवेंद्र फडणवीस की पत्नी बोल रही है कि मेरा पति देवेंद्र फडणवीस रात के अंधेरे में जाता था मिलने। तो कहां तो टाइगर, ये जो मुलाकातें रात में हो रही थी, अंधेरी रात में मुलाकातें हो रही हैं, मोहब्बत ऐसी परवान चढ़ी थी कि शिंदे और फडणवीस साहब रात में मिलते थे। और कहां नौबत ये आ गई कि अब एक मंच साझा नहीं करते, आंखों में आंखें डाल के देखते नहीं है। और जैसा कि आपने कहा कि भाई पहले हनीमून पीरियड था, तो हनीमून चला, रात में मुलाकात होती थी, चांदनी रात में मुलाकात हो रही थी मुंबई की घाट पर, और अब एक दूसरे को देखते नहीं। ऐसा तो नहीं कि हनीमून ये तलाक की तरफ बढ़ रहा है? तलाक तो नहीं हो जाएगा कहीं? तलाक देने की औकात देवेंद्र फडणवीस की नहीं है। तलाक देने की बात भी ऊपर से आएगी,
पॉइंट नंबर 1। दूसरी अच्छा, बात, शादी कोई और शादी कराया। किसी और ने कराई है? हाँ, जब देवेंद्र फडणवीस शादी कर रहे थे तो उनको एक दहेज की अपेक्षा थी, वो दहेज तो मिला नहीं। अब ये पत्नी भी बदतमीजी करने लगी है। अभी जिस थाने की बात सुधीर जी ने कही, उस थाने में बीजेपी के एक बड़े कार्यकर्ता को मारा है, सर खोल दिया उसका, वो आईसीयू में एडमिट था। लेकिन जिसने किया वो एकनाथ शिंदे का आदमी था, उसके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। पूरा थाना यूनिट बैठा रहा उप मुख्यमंत्री के यहाँ कि साहब इज्जत का सवाल है, कम से कम एफआईआर तो दर्ज करवाओ। ये स्थिति हो गई। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, थाने का कोई भी हो, बिल्डर भी बटे हुए हैं। यदि एक बिल्डर को किसी कॉर्पोरेशन का किसी कमिटी का चेयरमैन बना के अपने पास रखा है, अशर नाम के एक आदमी का, तो दूसरा एक बिल्डर है जो ब्लू व्हाइट बॉय है, उसका एक देवेंद्र फडणवीस का, तो फडणवीस उसके बर्थडे में 4-4 घंटे 5-5 घंटे उसके घर में बैठे रहते। ये बिल्डर भी बटे हुए हैं। अच्छा, एकनाथ शिंदे और बिल्डर, ये पुराना परंपरा है इनकी, पुरानी। एकनाथ शिंदे कई बिल्डरों के साथ काम कर चुके हैं, उनका आपस में बहुत साठगांठ रहता है, क्योंकि नई थाने में इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे जो बाद में सिक हो गए और वही लैंड पे अभी रियल एस्टेट डेवलप हो रही है। तो कुल मिलाकर ये जो चीजें है। और दूसरी बात है, इसमें अमित शाह जी का बहुत बड़ा रोल रहा। अमित शाह जी ने जिस हिसाब से हाथ रखा एकनाथ शिंदे पे, उसके बाद एकनाथ शिंदे को समझ में आ गया कि दिल्ली में अब इनका पूर्ण रूप से औकात खत्म हो गई देवेंद्र फडणवीस की। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जो बार बार बता रहे थे शिवसेना तोड़ने के बाद उद्धव समाप्त हो जाएंगे, वो उद्धव निखर के बाहर आ गए। इसलिए कहीं ना कहीं दिल्ली के आका रिस्पॉन्सिबल मानते हैं देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र की मेस के लिए, पूरा जो रायता फैला उसके लिए। टाइगर, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स 30-35 साल से देख रहे हैं, ऐसा कोई विधायक नहीं, मैं तो कहूंगा ऐसा कोई कॉर्पोरेटर नहीं, ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं जो आपको ना जानता हो, सुधीर भाई को ना जानता हो। तो आप बड़े भीतर तक इस सिस्टम में घुसे हैं, जहां तक महाराष्ट्र का पॉलिटिकल सिस्टम है, महाराष्ट्र का गवर्नेंस का सिस्टम है, महाराष्ट्र की जो राजनीति है, बहुत भीतर तक आप घुसे हुए हैं उसके। आपको क्या लगता है कि अमित शाह और मोदी ने बहुत बड़ी गलती करी? पहला पंगा ठाकरे परिवार से ले लिया, दूसरा पंगा उन्होंने शिंदे और फडणवीस के बीच जो वो घुसे हुए जिस तरह से, उससे गड़बड़ हुई कि आप जो है दिल्ली से कठपुतली जैसे आदमी चलाता है, आप कठपुतली का जो तार थी वो अमित शाह के हाथ में थी। क्या आपको लगता है कि बार बार अमित शाह गलती करते चले गए और आज भी गलती कर रहे हैं? सबसे बड़ी गलती तो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के बाद ही हुई। यदि उसके जगह एकनाथ खड़से को बनाते या बीजेपी के किसी बाकी वरिष्ठ लोगों को बनाते तो शायद भारतीय जनता पार्टी में ऐसा काम नहीं होता। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को अपने ब्लू आइड बॉय को मुख्यमंत्री देखना था, और जब ब्लू आइड बॉय गोद में बैठ गए नरेंद्र मोदी के, तो वो अपने आप को भी मोदी से ज्यादा बोलने लगे। वो नरेंद्र के बाद देवेंद्र की घोषणा करने लगे। वही अमित शाह की एंट्री हो गई। फिर अमित शाह ने देवेंद्र को औकात बता दी कि तू नरेंद्र के बाद अमित है, देवेंद्र नहीं है। और उसके बाद जो ये अपने एक बार अमित शाह जी के खासियत है उनके स्वभाव की, एक बार आदमी नजर से उतर जाता है वो कभी फिर चढ़ता नहीं है। अब अमित शाह जी जब जब दिल्ली में ताकतवर रहेंगे, देवेंद्र फडणवीस का राजनीतिक करियर पे उतने ही सवाल उठेंगे। सुधीर जी, टाइगर तो बहुत खुलकर बोलते हैं और चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। मेरी जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो रायता फैला ये दिल्ली से फैला। कहीं ना कहीं जो गलती हुई, आज जो हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं कि बीजेपी की इतनी खराब हालत हो गई है और एकनाथ शिंदे का चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो गया है, और इस वक्त सीएम और डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, उनके बीच में तलवारें खिंची हुई हैं। आपको क्या लगता है कि अमित शाह कहीं ना कहीं शिंदे को आगे बढ़ाकर फडणवीस को एकदम हाशिए पर लाना चाह रहे हैं? फडणवीस को पूरी तरह से वो गडकरी बनाना चाहते हैं? क्या लग रहा है आपको? देखो दीपक जी, फडणवीस का 2014 में जैसे अशोक जी ने कहा, एक प्रॉपर लीडरशिप है। फडणवीस कोई मास लीडरशिप नहीं है, ग्राउंड से आया हुआ आदमी नहीं है, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी ने। एक इनको ब्लेसिंग है, आरएसएस के नजदीकी ब्लू आइड बॉय थे, नागपुर से आते थे, उनको इसलिए सीएम पद मोदी ने बहाल कर दिया। वो करते समय उन्होंने दो बहुत बड़ी गलती की उनके 2014 से 19 के कार्यकाल में। जो ओबीसी लीडरशिप थी भारतीय जनता पार्टी का बैकबोन, उसको खत्म कर दिया। एकनाथ खड़से हो, पंकजा मुंडे हो, बावन कोड़े को टिकट भी नहीं दिया था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज,
जो मराठा यहाँ का जो सोल है, मराठा जो यहाँ का जो केंद्र बिंदु है महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स का, उनको भी खत्म करने का उन्होंने काफी प्रयास किया, कोऑपरेटिव मूवमेंट को एंड करने का प्रयास किया। इसलिए राजनीति में रहने के बावजूद उन्होंने दोस्त ज्यादा बनाने के बजाय उन्होंने दुश्मन ज्यादा पैदा किए। इसलिए देवेंद्र फडणवीस के इसके वजह से उनकी सिंपत्ति नहीं है, जो भी कुछ चल रहा है उनके लिए सिंपत्ति नहीं है। लोग बोलते हैं उन्होंने जो किया है उसका अभी कुछ भुगतना, उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। सुधीर भाई, आप तो रोज, माफ कीजिएगा मैं आपको काट रहा हूं क्योंकि समय भी थोड़ा कम है, आप तो रोज मंत्रालय जाते हैं, विधानसभा कवर करते हैं, आप सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, आप सारे नेताओं से मिल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, जो फीडबैक मिल रहा है, कि क्या बहुत से ऐसे फैसले हो रहे हैं महाराष्ट्र में जो शिंदे अकेले ले रहे हैं, जो फडणवीस को मालूम नहीं चलते? बाद में पता लगता है कि दिल्ली से सीधे शिंदे साहब को फोन आया और शिंदे साहब ने अगले दिन उस फोन के उसको सुनने के बाद एक फैसला ले लिया और फडणवीस कहीं पिक्चर में नहीं है। क्या फडणवीस बहुत से ऐसे फैसले हैं जिसमें डिप्टी सीएम का कोई अता पता नहीं है? ऐसा हो रहा है क्या? देखो दीपक जी, ये फैसला अभी नहीं हो रहा है। जिस दिन एकनाथ शिंदे का अपॉइंटमेंट सीएम हुआ उसी दिन से मुझे एकनाथ शिंदे और उनको गुट को पता था कि वो सीएम बनने वाले हैं, लेकिन जो आदमी सीएम था पहले, उसको सीएम बनना था, उसको पता नहीं कि वो डीसीएम बनने वाला है। देवेंद्र फडणवीस की मैं बात कर रहा हूँ। तो उनको अचानक जिस दिन सीटी रवि जो कर्नाटक के महाराष्ट्र के इंचार्ज है, तो उन्होंने बोला कि देवेंद्र जी आपको स्टेक क्लेम करना है सत्ता के लिए, तो लेटर दीजिए। तो देवेंद्र जी ने एक लेटर दिया, उसमें लिखा था मैं देवेंद्र फडणवीस, मुझे सीएम बनना वगैरह ब्ला 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 चीज लिखी थी। बोले आपको नहीं सीएम बनना, नाम गलत है, नाम कट डालिए, वहां पे एकनाथ शिंदे का नाम डालिए। तो अरे बाप रे बाप, शिंदे का नाम डालने का जब हुआ तो अचंबा हो गया कि ऐसा कैसा। तो बोले ठीक है, फिर उनका नाम है तो डाल लीजिए, ले मैं सत्ते के बाहर रहूंगा भाई, अभी सत्ते में नहीं रहूंगा भाई, पार्टी का काम करूंगा। लेकिन घर के बाहर निकलती ही जेपी नड्डा का ये ना पे बाइट आ गया कि देवेंद्र जी सत्ता में रहेंगे और डीसीएम बनेंगे। तो उनको पता भी नहीं कि क्या चल रहा है, कौन सी क्या चला रहा है उनके ऊपर। तो मुझे लगता है ये सब चीज उसी दिन से तय है कि देवेंद्र फडणवीस का जो कद था, उनका कद जी। खैर, ये तो जो आपने बताया कि फडणवीस साहब को पता ही नहीं था कि वो सीएम बनेंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे, बाहर रहेंगे सरकार के भीतर रहेंगे, ये तो एक स्टाइल है, ये तो एक काम करने का तरीका है गुजरात लॉबी का, अमित शाह का और मोदी का, जो एक रहस्य ओढ़े रहते हैं मोदी और अमित शाह, कि लोगों को पता ही नहीं लगता कि आगे होगा क्या। मुझे तो लगता है कि जो ड्राइवर गाड़ी चलाता है मोदी जी की, उसको नहीं पता होगा कि जाना कहाँ है। अमित शाह के घर जाना है, पार्लियामेंट जाना है, मुर्मू के यहाँ जाना है, या वापस घूम के गाड़ी फिर वापस आ जाएगी प्रधानमंत्री निवास। तो ये एक उनका स्टाइल है, एक काम करने का तरीका है। लेकिन अब मुझे लगता है कि टाइगर सुधीर जी ने तो ऐसी बेइज्जती कर दी है फडणवीस साहब की कि मुझे लगता है कि फडणवीस साहब पे बात करना बेकार है। मैं बात करता हूं आने वाले चुनाव की। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि आप दोनों महाराष्ट्र के खिलाड़ी, आप दोनों महाराष्ट्र को कवर कर रहे हो 35 साल से, 40 साल से, आप लोग जानते हो, तो मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा, दखल नहीं दूंगा। मैं तो अब इम्पैक्ट आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर झगड़ा है और झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि जो रिलेशनशिप है हनीमून से तलाक की तरफ जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि इस तलाक का फायदा या इस झगड़े का फायदा सीधे सीधे उद्धव ठाकरे को मिलने जा रहा है, शरद पवार को मिलने जा रहा है, कांग्रेस को मिलने जा रहा है? और क्या इस झगड़े से परे हटकर हम देखें तो उद्धव ठाकरे एक किंग के तौर पे इमर्ज हो रहा है, द न्यू बाला साहब ठाकरे ऑफ महाराष्ट्र? देखिए दीपक जी, झगड़ा या नो झगड़ा, महाविकास आघाड़ी बहुत आगे चली गई है। जितना इनका झगड़ा होगा लोग इन पे हंसेंगे, ये हंसी के पात्र होंगे। अब लोग इन पे हंस रहे हैं। दे हैव बिकम अ जोक इन महाराष्ट्र। जहां तक चुनाव के सवाल है, नतीजों के, यदि आज चुनाव होते हैं या 6 महीने बाद चुनाव होते हैं, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ये दोनों इकट्ठा भी लड़ते हैं तो भी 50 से ज्यादा विधानसभा नहीं ले पाते 288 के हाउस में, और 48 में से 6 लोकसभा सीट भी इनके नसीब में आती हुई दिखाई नहीं देती। मैं आंकड़ा बता रहा हूं जी, बहुत डरावने आंकड़े बता रहे हैं आप। डरावने आंकड़े नहीं है, मैंने जब 6 सीटें बोले
तो पूना में मेरे आखिरी विजिट में एक बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता मुझे मिले। नहीं टाइगर, उन्होंने आप कहा, जो उन्होंने मुझे एक मिनट, उन्होंने मुझे ये कहा कि हमको तो ऐसा लग रहा था कि तुम महाराष्ट्र को समझते हो, लेकिन तुम मूर्ख निकले। मैंने बोला अरे ऐसी किसी बात कर दी, आप वरिष्ठ है, ठीक है, आपका अधिकार है मूर्ख बोलने का। बोले 6 सीटें कहां से दोगे? उनके हिसाब से तो 3 भी नहीं आती, वो मेरे जी। 6 को ही बहुत बड़ा आंकड़ा मान रहे हैं। लेकिन टाइगर, एक सीरियस नोट पे अगर हम सवाल करें कि एक ऐसा राज्य जहां से मोदी जी ने 2014 का मुकुट पहना, इतनी जबरदस्त लीड ली महाराष्ट्र से, उन्होंने पिछली बार भी महाराष्ट्र स्वीप किया, फिर जो उनकी जो सीटें बढ़ी, जो 303 का आंकड़ा है, उसमें महाराष्ट्र की बहुत बड़ी भूमिका है, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की। बल्क ऑफ सीट होलसेल में थोक के भाव सीट महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से मिली। तो जहां से आपको होलसेल सीट्स मिल रही, थोक के भाव, जहां से आपको एक स्टॉक मिल रहा हो इतना बड़ा, इतनी बड़ी गलती मोदी कैसे कर गए? उन्होंने क्या सीबीआई और ईडी की लालच थी कि चलो भाई ईडी सीबीआई से गिरा दो इस सरकार को, या उनकी उद्धव ठाकरे से कोई ऐसी दुश्मनी कह लीजिए, अदावत कह लीजिए, नफरत कह लीजिए, कोई 36 का आंकड़ा कह लीजिए, आखिर क्यों उद्धव ठाकरे के इतने मुखालिफ मोदी क्यों हो गए, जबकि उनके पिताजी के इतने एहसान थे? दीपक जी, जिस बाला साहब के इतने एहसान हो मोदी पर, मतलब इस ठाकरे परिवार, मुझे ऐसा लगता है कि अडवाणी के परिवार के बाद ठाकरे परिवार एक ऐसा परिवार था जिसकी वजह से मोदी, वो जो उन पर आरोप लगे थे 2001 में दंगों के, वो सरवाइव इस वजह से करे। अगर बाला साहब ठाकरे ना होते, ठाकरे के साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों किया जिसके इतने एहसान हो? दीपक जी, ये सवाल आप मुझे पूछ रहे हैं, जबकि उनके पिता समान थे अडवाणी जी, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को मोदी बनाया। जब वो उनको ही घर बिठा सकते तो बाल ठाकरे तो दूर रह गए। ये मोदी जी का झगड़ा नहीं था, ये अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस का झगड़ा था, मुख्यमंत्री बनने के पहले ही। और उस झगड़े के बाद ये झगड़ा इतना बढ़ा कि देवेंद्र फडणवीस लगातार मोदी जी के कान भरते रहे। कई बार मोदी जी और अमित शाह के बीच में तनातनी हुई देवेंद्र को लेके, और उसकी जो अड़ी है, उसकी जो गांठ पड़ी है अमित शाह के पास, वो निकलने का नाम नहीं ले रही, इसलिए वो बार बार बेइज्जत हो रहे हैं। दूसरी बात, अभी आपने कहा एक बोलते बोलते कि ये देवेंद्र फडणवीस और जैसे गडकरी को ठिकाने लगाया, वैसे गडकरी और देवेंद्र फडणवीस में जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान। गडकरी डिलीवरेंस है, गडकरी डिलीवरी देते हैं, गडकरी पॉपुलर है। गडकरी ने कभी अपने ही पार्टी के लोगों का करियर खत्म नहीं किया, उन्होंने लोगों को उठाया है। देवेंद्र फडणवीस भी उन्हीं का प्रोडक्ट है, उसी की उंगली पकड़ के राजनीति में आए थे। देवेंद्र फडणवीस की खासियत यह है कि वो लगातार अपने पार्टी के लोगों को ही सबसे पहले खत्म करते आ रहे हैं, दूसरे पार्टी के लोगों को अहम जगह देते आ रहे हैं। एक मिनट टाइगर रोक रहा हूँ, यहाँ टाइगर रोक रहा हूँ। एक बड़ा आपने सवाल का जवाब दिया है, आपने गडकरी का नाम लिया, आपने कहा कि गडकरी में डिलीवरेंस है नंबर 1, गडकरी डिलीवर करते हैं, गडकरी आपस में किसी को भिड़ाते नहीं हैं, गडकरी लोगों को ऊपर ले जाते हैं, उनके पीठ पर हाथ रखते हैं, और गडकरी में एक टीम स्पिरिट है। तो जब टीम स्पिरिट जिस आदमी में है, जो आदमी जिताने की शक्ति रखता है, जो आदमी डिलीवरी करता है, इतना अगर अच्छा आदमी है महाराष्ट्र में, तो फिर तो मोदी जी को तुरंत उसी आदमी को आगे बढ़ाना चाहिए था, उनको क्यों नहीं बढ़ाया? फिर मोदी जी के 56 इंच के सीने में 2 इंच का दिल भी नहीं है। प्रॉब्लम यह है, मोदी जी बहुत डरते हैं। मोदी जी उन तमाम नेताओं से डरते हैं जो जनप्रिय है, लोकप्रिय है, जो डिलीवरी करते हैं, जिनका नाम होता है। इसलिए मोदी जी के लिए सबसे बड़ी मजबूरी है कैबिनेट में रखना, वो है नितिन गडकरी। यदि मोदी जी का बस चले तो एक झटके में नितिन गडकरी को घर बिठा दे। उनके सारे मंत्रालय ले लिए, सारा मंत्रालय का खच्चीकरण कर दिया, एक मंत्रालय बचा है उनके पास लगातार तनातनी होती रहती है। उनके सेक्रेटरी वहीं आते हैं जो लगातार नितिन गडकरी को तकलीफ देते हैं। एनएचआई के चेयरमैन वो आते हैं, वो नितिन गडकरी को तकलीफ देते हैं। ये कई चीजें हुए। पूरा महाराष्ट्र के पिछले चुनाव में सुधीर जी बताएंगे, गडकरी जी को स्टार प्रचारकों में भी नहीं रखा था, उनकी रैलीज तक नहीं होती थी। जो महाराष्ट्र का इतना बड़ा नेता है उसको कहीं नहीं दिखा। आ रहा हूं मैं आपके पास आ रहा हूं टाइगर। सुधीर भाई, इन्होंने एक बात कही, क्योंकि अब नितिन गडकरी की बात हो रही है, नितिन गडकरी टाइगर कह रहे हैं, अशोक वानखेड़े कह रहे हैं कि नितिन गडकरी आज के तारीख में महाराष्ट्र में बीजेपी की नंबर 1 नेता है।
आपको लगता है कि क्या नितिन गडकरी, क्योंकि आप बॉम्बे में हैं, आप महाराष्ट्र की रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत सक्रिय रिपोर्टिंग करते हैं, क्या नितिन गडकरी की रिस्पेक्ट है बीजेपी के काडर में? क्या नितिन गडकरी की डिलीवरी को अपोजिशन भी एक्सेप्ट करता है? क्या नितिन गडकरी के वो शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी सम्मान देते हैं? क्या नितिन गडकरी एक बेहतर चॉइस हो सकते हैं? देखो दीपक जी, नितिन गडकरी ऐसा आदमी है, कुछ दिन पहले ही उनका एक काफ़ी वायरल हो रहा है एक वीडियो, उनका स्पीच है, तो उसमें खुल के कर रहे हैं कि वो कांग्रेस के वजह से वो आज है, और कांग्रेस ने जब डिसाइड करते जैसे कुछ बीजेपी लोग आज करते तो उनका नामो निशान मिट जाता, इतने बड़े दिल वाले कांग्रेस है। ये कहने की ताकत आज नितिन गडकरी में है, ये एक्सेप्ट करने की। आज बीजेपी का कोई भी नेता ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि कांग्रेस की वजह से हमको जो भी कुछ स्थान मिला, कोई रिस्पेक्ट मिला, वो कांग्रेस की वजह से। कांग्रेस वही विंडिक्टिव माइंडसेट से पॉलिटिक्स करती तो बीजेपी आज महाराष्ट्र में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती। महाराष्ट्र में नितिन गडकरी हो और शरद पवार, उनके रिलेशन सबको पता है। महाराष्ट्र नितिन गडकरी और राज ठाकरे रिलेशन सबको पता है। नितिन गडकरी ऐसा आदमी, उसके घर में कोई भी आदमी जा सकता है, कितनी भी रात में जा सकता है, लेकिन जिसके दूसरे जो लीडर्स है, देवेंद्र फडणवीस है, बाकी लीडर जाने के लोग सोचते एमएलए को कुछ अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। नितिन गडकरी ऐसा फेस है, जैसे अशोक जी ने कहा, एक इंक्लूसिव फेस है। हर समाज को, वो ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन वो कभी भी ब्राह्मणिज्म, मुसलमानों को लेकर नितिन गडकरी की क्या राय है? मुसलमानों को लेकर नितिन गडकरी क्या राय? एक सवाल पूछ रहा हूं। बिल्कुल, नितिन गडकरी ने, आपने देखा जब भी कम्युनल पॉलिटिक्स और जब भी कम्युनल चीजें हुई है, उन्होंने कभी कम्युनल चीजों का साथ दिया नहीं है। उन्होंने हमेशा सब जात धर्म पंथ लोगों को लेके जाने का उन्होंने हमेशा बड़ा एक दिल रख के, एक बड़ा सब ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रख के राजनीति करने का सोचा है। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र, अगर हम कहें, एक फाइनल क्वेश्चन, क्या महाराष्ट्र मोदी और अमित शाह के हाथ से आपको निकलता हुआ दिख रहा है, कि या फिर हाथ से निकल सकता है, या फिर अभी भी टाइम है मोदी जी के लिए और अमित शाह के लिए कि इस प्रदेश को बचा लें, या आपको लगता है कि वो टाइम भी निकल गया है? कृष्णा गोदावरी में बहुत पानी बह गया। महाराष्ट्र गुजरात लॉबी के हाथ से पूर्ण रूप से निकल गया है, और वापस इमीडिएटली हाथ में आना लोकसभा चुनाव तक बहुत दूर की कौड़ी होगी। अब तलवारें खींच गई है, युद्ध होके रहेगा, निर्णय सामने रहे आपके। तलवारें खींच गई हैं, और जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अशोक बाबू ने कहा कि महाराष्ट्र हाथ से निकल चुका है, आपको याद होगा जिस मिट्टी को हम जितने ज्यादा दबाएंगे उतनी वो हाथ से फिसलती रहती है। वैसा जितना मोदी और शाह महाराष्ट्र को दबाने का प्रयास करेंगे, उतना उनके हाथ से वो निकलते जा रहे हैं और निकल रहा है। उसमें एक ही सोल्यूशन मुझे लगता है कि यहाँ की जो लीडरशिप है, ओरिजिनल लीडरशिप, उनके हाथ में महाराष्ट्र देते तो महाराष्ट्र बच पाता, लेकिन जिस तरह से वो कंट्रोल करना चाहते उससे महाराष्ट्र निकल रहा है। चलिए, खैर फैसला तो, अंतिम फैसला तो नरेंद्र मोदी को लेना है कि क्या वो इस बिगड़े माहौल में, इस बदहाली में भाजपा की, क्या वो एक दिल बड़ा करेंगे? ना, अब कितना भी दिल बड़ा किया उन्होंने तो शिवसेना वापस नहीं आएगी मुख्यमंत्री पद देने पे। एकनाथ खड़से को कितना भी बोला तो वो वापस बीजेपी में नहीं आएंगे जी। अब कितना, वो समय भी निकल गया दीपक भाई, इतने लोग बेइज्जत हो गए हैं, और नरेंद्र मोदी जी को कर्नाटक ने समझा दिया कि आपने बड़ी गलती करके फिर उसके बाद लिपापोती करने का कितना भी प्रयास किया तो लिपापोती होती नहीं। यूं कहूं कि जो नदी आपने बताई गोदावरी या कृष्णा, वो खतरे के निशान से इतना ज्यादा ऊपर बह रही है कि अब बांध भी नहीं बचा सकता। यानी आप स्थिति समझ सकते हैं। आप दोनों आए, आप दोनों ने जिस तरह से एक इंसाइट दिया, भीतर तक की बातें निकाली, और सबसे बड़ी जो मैं आपको दाद दूंगा, मैं आप दोनों को सैल्यूट करता हूं कि इस दौर में जब बड़े बड़े संपादक, बड़े बड़े मीडिया के मालिक, उनके मुंह से चू नहीं निकलती, आप लोग कैमरे पे जैसा बोलते हो, अगेन अ सैल्यूट टू यू मोदी के दौर में। और मुझे लगता है कि दर्शक भी इस पर जरूर आप दोनों पर गर्व करेंगे। आप दोनों आए, रोशनी डाली, सो नाइस, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।